नहीं हो पाया दोस्तों, अभी नहीं हो पाया। नमस्कार दोस्तों, अभी एक सप्ताह पहले 5 फरवरी को मेरे द्वारा अपने इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अतुल सुभाष वर्सेस राजीव मदान करके आपके साथ साझा किया गया था, जिसमें मैंने अगले ही 3-4 दिन में अपना अगला वीडियो राजीव मदान वर्सेस सिस्टम के नाम से आपके साथ साझा किए जाने की बात कही थी। किंतु एक सप्ताह बाद भी मैं वह वीडियो साझा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी उसके कंटेंट के बारे में सोचता हूं तो यदि मैं अतुल सुभाष की तरह अपने वैवाहिक जीवन से आरंभ करके शुरू करूं तो वह वीडियो 4 से 5 घंटे का जाता है। यदि अपने मैट्रिमोनियल कोर्ट केसेस पर विस्तार से बात करूं तो भी वह वीडियो 2 घंटे से ऊपर जाता है। और यदि अपने वैवाहिक कोर्ट केसेस के माध्यम से हमारे सिस्टम के चेहरे के मुख्य बिंदुओं पर ही बात करूं तो भी वीडियो पौन से 1 घंटे के बीच में जाता है। यह भी आपके द्वारा देखा जाना व्यवहारिक नहीं लगता। हालांकि जिस प्रकार मैंने अपने पिछले वीडियो में अपने जीवन की मूवी के आखिरी 10 मिनट की मूवी को छोड़कर थिएटर से बाहर निकल जाने की बात कही थी, यदि उस प्रकार मैं आने वाले समय में अपनी शारीरिक स्थितियों के कारण या निराश होकर थक कर टूट कर अतुल सुभाष की तरह अपना एक आखिरी वीडियो बनाता हूं तो वह चाहे कितने भी घंटों का हो, कम से कम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा तो देखा ही जाएगा। इस वीडियो का उद्देश्य आपको अवगत कराना है कि राजीव मदान वर्सेस सिस्टम करके जो वीडियो मैं आपके साथ साझा करने वाला था वह ड्यूरेशन के इशू के कारण अभी तक साझा नहीं कर पाया हूं। अब देखो, या तो उसके तथ्यों को कम करते हुए ड्यूरेशन का मिनिमाइज करके अथवा उन बिंदुओं को 2-3 किस्तों में करके आपके साथ साझा करूंगा। इसके अतिरिक्त मैं परसों भी सहारनपुर में था, एक केस में ही अपनी पत्नी द्वारा किए हुए 10 फरवरी को, और 5 फरवरी को भी अपनी पत्नी द्वारा किए हुए केस में था। 5 फरवरी को जिस केस में था वो 127 सीआरपीसी का केस है, जिसमें उन्होंने मेंटेनेंस बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, जबकि यही प्रार्थना पत्र एक बार पहले दिया था जो कि खारिज हो चुका था। तब माननीय न्यायाधीश महोदया द्वारा अपने जजमेंट में यह फरमाया गया था कि वह पत्रावली पर स्वयं भी कमाऊ सिद्ध हैं, अर्निंग कर रही हैं, और इसके अलावा उनका युवा पुत्र उनके साथ रहता है, तो इसलिए अभी मेंटेनेंस बढ़ाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, कहकर उनका प्रार्थना पत्र खारिज हो गया था। मेरी पत्नी उस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट नहीं गई, क्योंकि हाई कोर्ट जाने से उनको पता था कि इतने जेन्युइन तरीके से वो जजमेंट लिखा गया था कि हाई कोर्ट में भी उनको रिलीफ नहीं मिलने वाला था। लेकिन लोअर कोर्ट में कभी भी ऐसा उन्हें अनुभव नहीं था कि उनका कोई प्रार्थना पत्र खारिज हो जाए। जायज नाजायज, झूठ सच, जो भी कुछ हो, कुछ ना कुछ राहत पत्नियों को दी जाती है। तो उन्होंने क्या किया कि खारिज हुआ प्रार्थना पत्र एक बार फिर से, जैसे ही उन आदेश जिन्होंने किया था उनका ट्रांसफर हुआ, और करीब 1 साल बाद ही दोबारा से वही प्रार्थना पत्र ऐसे के ऐसे दोबारा डाल दिया। और जो न्यायाधीश उस समय जिनके सामने वो गया वो सुनने लगे, तो मैंने उनको बताया कि ये प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय द्वारा पहले भी खारिज किया जा चुका है, परंतु उन माननीय न्यायाधीश के सामने जिनके सामने ये फाइल पेश हुई, उनका रिटायरमेंट बिल्कुल नज़दीक था, तभी उनका रिटायरमेंट होने वाला था, और उन्हें वह फाइल सुननी भी नहीं थी। तो उन्होंने ऐसा नहीं छोड़ा कि जो आने वाले नए अधिकारी हैं वह निर्णय कर लें कि मुझे सुनना है या नहीं सुनना, किंतु वह 2-3 तारीखें जल्दी 5-5, 10-10 दिन की शायद लगाकर और जल्दी से उस पर निर्णय दे कर रिटायर हो गए कि यह दोबारा सुनी जाएगी फाइल, जबकि बहुत नाजायज अपने आप में ऑर्डर है वो। इसके अलावा ये तो जिस मैं बात बता रहा हूँ जिसमें 5 तारीख को डेट थी, 5 फरवरी को, उस दिन वहाँ जो अब नए जुडिशियल ऑफिसर आए हैं वो छुट्टी पर थे उस दिन। तो जैसे कई बार, सैकड़ों बार हो चुका मेरे साथ, जाकर ऐसे ही वापस आना पड़ा 5 तारीख को। फिर मैं परसों भी सहारनपुर था। जो परसों सहारनपुर था वो था मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस में, जो कि मेरी पत्नी द्वारा अभी हाल ही में डाला गया है। 27 साल से अलग रहते हुए अब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डाल दिया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जबकि तब इसलिए अस्तित्व में आया था कि 498A और 125 सीआरपीसी के मुकदमों में मेरिट पर सुने जाने पर, जो ट्रायल चलता था या मेरिट पर सुने जाते थे, उनके जजमेंट में टाइम लग जाता था। तो पत्नियों को या महिलाओं को
इमीडिएट रिलीफ देने के लिए यह एक्ट अस्तित्व में आया। और इसका इससे बड़ा मिसयूज का उदाहरण नहीं हो सकता कि 27 साल से लग रहे हैं और 498A जिसको ये माना जाता है कि टाइम लगेगा या 125 CRPC को टाइम लगेगा, इसलिए इमीडिएट रिलीफ के लिए चलो भाई DV एक्ट से कुछ रिलीफ दे दिया जाए पहले। और उनसे रिलीफ मिले हुए जिनसे टाइम लगता है उन्हें रिलीफ मिले हुए 2 दशक हो चुके हैं, 2 दशक होने वाले हैं 498A को डिसाइड हुए, 2 दशक होने वाले हैं 125 CRPC को डिसाइड हुए। और उसके बाद अब आकर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केस डाल दिया, क्योंकि ये एक्ट ही 2005 में आया था और मेरे ऊपर उन्होंने मुकदमे कर रखे 1998 से। जब से मुकदमे किए उसके 7 साल बाद तो एक्ट आया था और अभी तक इसका यूज़ नहीं, अभी मतलब इसको प्रयोग नहीं कर पाए थे, इसका मिसयूज़ कहना चाहिए, यूज़ तो नहीं, मिसयूज़ नहीं कर पाए थे इसका अभी तक। और इससे वंचित ना रह जाऊं तो इसको भी मिसयूज़ कर लूं, क्योंकि और सब मुकदमे तो ख़त्म हो चुके थे और उनको एक दिन भी सहन नहीं है कि कोई मुकदमे हम दोनों के बीच में ना चल रहे हों। और इसीलिए कोई मुकदमा नहीं बचा था तो एक खारिज हुआ मुकदमा दोबारा डाल दिया और एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मुकदमा डाल दिया, पहले नहीं डाला था। और कल परसों जब मैं वहाँ माननीय न्यायालय के समक्ष खड़ा था, न्यायालय कक्ष में और कोई नहीं था, कोर्ट बिल्कुल खाली थी, मेरी पत्नी और मैं खड़े थे और तभी फाइल उनके सामने रखी गई। जो जुडिशियल ऑफिसर हैं वहाँ पर उनके सामने रखी गई तो उन्होंने देखा फाइल तो बोले कौन है इसमें। तो मैंने कहा सर मैं हूँ, मैडम है वैसे वो सर ही बोलते हैं। तो मैंने कहा सर मैं हूँ इसमें, और कहते हैं हाँ बताओ। मैंने कहा सर अगर आप आदेश करें तो मैं वकील साहब को बुला लूँगा, लेकिन वकील साहब को अभी थोड़ा व्यस्त है कहीं पर, अगर एक लाइन वैसे अगर आप अनुमति दे तो मैं कह दूँ। उन्होंने कहा हाँ कहो। मैंने उनसे कहा कि 27 साल बाद अभी ये मुकदमा इन्होंने डाल दिया मेरे ऊपर, और जबकि 498A और 125 CRPC को भी लगभग 2 दशक हो चुके हैं डिसाइड हुए हुए। और इसके अंदर इन्होंने ये जो एफिडेविट दिया है इतना झूठा है कि उसके अंदर ये लिखा है कि मैंने कुछ छुपाया नहीं है, सब कुछ छुपा दिया उन्होंने कि 498A 125 CRPC 127 का खारिज होना, 127 का दोबारा डालना, सब कुछ छुपा रखा है उन्होंने कि क्या क्या मुकदमे में कर चुकी है और भी जो कर चुकी हैं बाकी भी। कोई मुकदमा उन्होंने बताया नहीं और कहा है कि कुछ छुपाया नहीं है। और साथ में ऑन ओथ एफिडेविट पर उन्होंने ये कहा है कि मुझे नेगलेक्ट कर रखा है इतने सालों से और आज तक 1 रुपया भी भरण पोषण का नहीं दिया है। जबकि 27 साल से लगातार पहले सेक्शन 24 में, फिर सेक्शन 24 में, फिर 125 CRPC इंटरिम, फिर 125 CRPC डिसाइडेड, लगभग 27 साल से लगातार मैं मेंटेनेंस देता आ रहा हूँ और ऑन रिकॉर्ड ऑन ऑर्डर ऑफ कोर्ट्स थ्रू बैंक देता आ रहा हूँ। और उसके बावजूद वो शपथ पत्र पर कह रही है कि आज तक 1 रुपया भी नहीं दिया। तो मैंने इसलिए सर मैंने ये इनके इस प्रार्थना पत्र के विरुद्ध एक 340 CRPC का प्रार्थना पत्र मूव किया है और ये फाइल ट्रांसफर होकर आपकी कोर्ट में आ गई है। किंतु जो इसके साथ इसकी मिसलेनियस है 340 CRPC का प्रार्थना पत्र वो वहीं रह गई है, वो अगली डेट पर यहाँ पर आ जाएगी। और मैंने इस केस पर उसके बिहाफ पर स्टे एप्लीकेशन मूव की है, क्योंकि ये खारिज होगा एट लास्ट। पहले 340 होना जाएगा और 340 अगर मेरी अलाउ होती है तो ये तो ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगा, इसलिए इस पर स्टे एप्लीकेशन है। अगर स्टे एप्लीकेशन हुजूर आज सुनना चाहें तो आज सुन लें, अन्यथा अगली डेट पर वो वाली फाइल भी यहाँ आ जाएगी, दूसरी वाली जो वहाँ रह गई ट्रांसफ़र नहीं हो पाई और वो भी यहाँ आ जाएगी। तो वो उसके प्रकाश में अगर सुनना चाहें उसकी लाइट में तो उसके आने के बाद अगली डेट पर सुन लीजिएगा, नहीं तो आज सुनना चाहें तो मैं वकील साहब को भी बुला लूँगा थोड़ी देर में, आज ही सुन लीजिए चाहे। मेरी बिल्कुल इस टू द पॉइंट बात पर मेरी पत्नी बोली कि मैं तो 27 साल से बहुत पीड़ित हूं। क्या होता है कि महिला एकदम से मूव कर देती है केस को, बिंदु पर बात नहीं करेगी, क्योंकि बिंदु पर बात करने से तो उसके नंगई खुल जाएगी, उसके पत्ते खुल जाएंगे, उसका कुकर्म खुल जाएंगे। लेकिन वो क्या कहेगी कि मैं तो 27 साल से बहुत पीड़ित हूँ। अरे क्यों पीड़ित हो भाई, क्यों मुकदमे डाल रहे हो, बार बार खत्म हो जाते हैं मुकदमे फिर नहीं डाल देती हो। तो पीड़ित कौन है? प्रताड़ित मैं किया जा रहा हूँ, दोहन मेरा हो रहा है, 27 साल से लगातार दोहन हो रहा है और लगातार प्रताड़ित भी हो रहा हूँ सहारनपुर की कचहरियों में जा जाके 125 किलोमीटर दूर। और वो कहती है कि मैं 27 साल से बहुत दुखी हूँ और मुझे मिल ही क्या रहा है। मेरे बेटे के पास तो एक्टिवा भी नहीं है। एक्टिवा इसलिए नहीं लेते क्योंकि वो जो अपने पैतृक जिस घर पर वो काबिज हैं उस घर को छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि कब्जा चला जाएगा तो वारिसान के रूप में काबिज हैं, वो अभी मालिक हैं, वो चले जाएंगे तो वहाँ पता नहीं उनको कल को कुछ मिले ना मिले, इसलिए वहाँ पर काबिज हैं। और वो स्थिति, वो एरिया बिल्कुल पूरी तरह कॉमर्शियल हो चुका, 1-1 इंच की ज़मीन की कीमत है वहाँ पर, 1 इंच की भी। और उनका जो नीचे वाला पोर्शन है वो उनके ताऊ जी के पास था, जो वो बेचकर जा चुके हैं वहाँ से। और ऊपर वाले हिस्से में ये रहते हैं, और ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर
इनको सिर्फ जीने की जगह, क्योंकि नीचे कॉमर्शियल यूज़ के लिए बिक चुका है वो, और वो जहाँ पर छोटा सा जीना है वहाँ एक्टिवा खड़ी करने की जगह नहीं है, टू व्हीलर खड़ा करने की जगह नहीं है, इसलिए वो नहीं लेते हैं। और वहाँ से जाने के बिना वहाँ पर रहते हुए वो टू व्हीलर ले नहीं सकते, और ये कह रहे हैं टू व्हीलर नहीं है। जबकि मैं तो खुद 13 साल का था, और 2 महीने 8वीं पास करने के बाद, 13 साल की उम्र में 8वीं पास करने के बाद 2 महीने अपने चाचा जी की किराने की दुकान पर मैंने नौकरी करी थी, या कह लो मेहनत करी थी, वहाँ बैठा था। और उस मेहनताने के रूप में मेरे चाचा जी द्वारा मुझे साइकिल दिलाई गई थी कि मैं अब मोहल्ले गली के स्कूल को छोड़कर 9वीं में डीएन इंटर कॉलेज जाने वाला था, जो कि मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूर था। तो अब साइकिल पर जाना पड़ेगा, तो मुझे साइकिल 2 महीने मेहनत करने के बाद, 8वीं के बाद मेहनत करने के बाद मिली। और उसके बाद से ही 14 साल की उम्र से मैं अपनी आजीविका, अपनी पढ़ाई जब कर रहा था, 8वीं के बाद से मैंने काम भी करता रहा मैं साथ में, और अपने लायक खर्चा तो इतना काम तो करता था कि अपने लायक खुद कमाता था। और वो 29 साल का हो गया है और एक्टिवा नहीं है। तो जज साहिबा ने, जो वहाँ पर जुडिशियल ऑफिसर बैठी हैं, उन्होंने पूछा, मैंने बताया उनको, मैंने कहा 29 साल का हो गया है और ये एक्टिवा के लिए यहाँ पर आके मैं दिलाऊंगा एक्टिवा, उन्होंने क्या। और जबकि मैंने तो अपने माता पिता की सेवा, बोलना नहीं चाहिए, सेवा करना हर संतान का कर्तव्य है कि माता पिता अगर ने दुनिया में लाए हैं तो इससे बड़ा उपकार दुनिया में आप पर कोई कर नहीं सकता, तो उनकी सेवा करने में कोई वो नहीं है। लेकिन मैंने तो अपने माता पिता की सेवा भी जो मेरे से हो सका, समाज बता सकता है, मैं नहीं बता सकता कि मैंने की या नहीं की। और संतान सुख तो प्राप्त हुआ ही होगा, हालांकि दुख भी प्राप्त हुए मेरे इन मैट्रिमोनियल केसेस की वजह से, बेचारे पीड़ा में भी रहे मेरे कारण। बाकी उन्हें संतान सुख या संतान से सेवा का तो वो मिला था, और मुझे तो कुछ भी नहीं मिलना। मुझे सिर्फ तिरस्कार मिलना है संतान से, प्रताड़ना मिलनी है, दोहन मिलना है। और उसके बाद भी 29 साल की उम्र में भी मैं उनके लिए करूंगा। अभी भी 29 साल का बेटा कुछ नहीं करेगा अपने लिए, 29 साल का पता नहीं। और मैडम ये पूछ रही हैं उनसे कि भाई करता क्या है, और जुडिशियल ऑफिसर ने पूछा करता क्या है, वो क्या कर चुका, पढ़ाई क्या कर चुका। तो उन्होंने बताया कि खुद बताया कि एमकॉम कर चुका, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर चुका, और 2 कोर्स छोटे छोटे और भी डिप्लोमा कोर्सेज छोटे होते हैं कंप्यूटर के, वो 2 कोर्सेज कर चुका, 1-2। हालांकि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, सेंट मैरीज में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की उसे क्यों जरूरत पड़ी पता नहीं, जो इंग्लिश मीडियम में कैसे नहीं सीख पाया इंग्लिश। खैर, अब जज साहब के सामने इस तरह की बात कह के क्या होता है कि अब मैं अगर उसके जवाब देता रह जाऊं तो मुख्य बिंदु से भटक जाएगा केस, और अगर उसका जवाब नहीं दूं तो दया की पात्र वो, और उसका जवाब दूं तो मुख्य बिंदु पर बहस नहीं हो पाती, और मुख्य बिंदु पर बहस नहीं होती तो फिर उसके फेवर में जाता है। यही होता है कोर्ट केस में। और जज साहिबा ने ये नहीं कहा कि 29 साल का जब बेटा है तो तुम क्यों परेशान हो रही हो, अब क्या मैं करूंगा क्या सारी जीवन। उसको 3,000 रुपये मेंटेनेंस मेरे बेटे की बंदी थी अकेले की, मंदे जमाने में। उस मंदे जमाने में 3,000 रुपये सिर्फ बेटे के जाते थे, पत्नी के अलग। और 18 साल की उम्र तक, जबकि मैं तो 14 साल की उम्र से अपने पापा पर बोझ नहीं रहा था। वो 18 साल की, जबकि मेरे को पापा के साथ रहना तब बोझ नहीं था, और वो अलग रहते हुए मेरा दोहन कर चुका 18 साल की आयु तक, तो उसके भी मेंटेनेंस गई है 3,000 रुपये महीना। और उसके बावजूद भी जुडिशियल ऑफिसर साहब ने ये नहीं बोला कि वो खुद 25-26 साल की आयु में उस कुर्सी पर बैठ गई। 1 साल हुआ उन्होंने कुर्सी पर, उस चेयर पर आए हुए भी। अभी उनका पहला ही पोस्टिंग है, ये पहली, मतलब ज्वाइनिंग से पहली पोस्टिंग है जिस सीट पर वो बैठी हैं, अभी पहली सीट है उनकी कैरियर की। वो ये नहीं कहती मैं 25-26 साल की आयु में इस सीट पर आकर बैठ गई हूं, और वो पढ़ा लिखा 29 साल का क्यों नहीं लेता, दिव्यांग थोड़ी है वो कि वो एक्टिवा नहीं ले सकता। सिर्फ दया पाने के लिए इतनी नाजायज बात, हर बात नाजायज, दया मिल जाए किस तरीके से। खैर, मुझे अभी आगे देखता हूं मैं आगे वीडियो का क्या करता हूं। बाकी अभी मुझे सिर्फ यही बताना था कि मैं वो वाला वीडियो इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि ड्यूरेशन उसमें किस प्रकार से करना है, डिवाइड करके करना है या और ड्यूरेशन करके सिंगल बनाना है। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।